आज हम बात करने वाले हैं मुगल बादशाह अकबर के बारे में। लेकिन उन्हें सिर्फ एक विजेता की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे आर्किटेक्ट, एक ऐसे निर्माता के तौर पर समझेंगे जिसने एक बहुत ही विशाल और मिले जुले भारतीय साम्राज्य की नींव रखी। एक ऐसी नींव जो सदियों तक टिकी रही। यही वो सबसे बड़ा सवाल था जो अकबर के सामने खड़ा था। सोचिए, एक ऐसी जमीन जहां 100 से ज्यादा अलग अलग राज्य हों और हजारों तरह की मान्यताएं और विश्वास हों, उसे एक झंडे के नीचे लाना कैसे मुमकिन होगा? यही चुनौती उन्हें विरासत में मिली थी। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उस युवा बादशाह के सामने हालात कैसे थे। ये कोई आसान काम बिल्कुल नहीं था। सच कहें तो ये लगभग नामुमकिन सा लगता था। जरा सोचिए, अकबर की उम्र महज 13 साल थी जब उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी आ गई। साल था 1556 जब वो गद्दी पर बैठे और उन्हें एक ऐसा राजनीतिक माहौल मिला जो बेहद बिखरा हुआ और अस्थिर था। इसे संभालना किसी भी तजर्बेकार शासक के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती। तो अकबर ने इस मुश्किल का हल कैसे निकाला? सबसे पहले उन्होंने अपने साम्राज्य का हार्डवेयर तैयार किया। मतलब एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी प्रशासनिक और सैन्य मशीन बनाई जो इतनी मजबूत हो कि पीढ़ियों तक बिना रुके चलती रहे। उन्होंने अपने पूरे एम्पायर को, आप कह सकते हैं, 15 प्रांतों में बांट दिया, जिन्हें सूबा कहा जाता था। हर सूबे का एक गवर्नर होता था और फिर सूबों को आगे सरकार यानी जिलों में बांटा गया था। ये एक इतना कुशल और व्यवस्थित ढांचा था जो आने वाली कई पीढ़ियों तक कायम रहा। अब एक इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, है ना? तो उन्होंने अपने वित्त मंत्री राजा टोडरमल के साथ मिलकर एक कमाल की राजस्व प्रणाली बनाई। इसमें पहले तो सारी जमीन का सर्वे किया गया, फिर उसे उसकी उपजाऊ शक्ति के हिसाब से अलग अलग बांटा गया और टैक्स के तौर पे कुल उपज का सिर्फ 1/3 हिस्सा तय किया गया। इससे हुआ ये कि राज्य को एक तय आमदनी मिलती रही और किसानों पर भी कोई ज्यादा बोझ नहीं पड़ा। और फिर आई मनसबदारी सिस्टम, जो सच में गेम चेंजर थी। ये एक तरह की यूनिफाइड सर्विस थी जिसमें मिलिट्री और सिविल दोनों अफसर शामिल थे। उन्हें रैंक दिए जाते थे और जमीन के बदले कैश में सैलरी मिलती थी। इससे वे सीधे बादशाह के प्रति जवाबदेह हो गए, जिससे भ्रष्टाचार कम हुआ और वफादारी बढ़ी। तो साम्राज्य का हार्डवेयर यानी ढांचा तो तैयार हो गया, पर अब बारी थी सॉफ्टवेयर की, मतलब उस सोच की जो इस पूरी मशीन को चलाएगी। और ये सोच थी अकबर का धर्म और एकता को लेकर एक बिल्कुल नया नजरिया। ये अकबर के शासन का, कह सकते हैं, मूल मंत्र था, सुलह कुल, जिसका मतलब है सबके लिए शांति। अकबर का यह मानना था कि वो सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि अपनी सारी प्रजा के बादशाह हैं। उस जमाने में ऐसी सोच रखना अपने आप में एक क्रांति थी और इसी सोच ने उनके साम्राज्य को मजबूत बनाया। और ये सोच सिर्फ बातों में नहीं थी, उनके कामों में भी दिखी। देखिए, 1564 में उन्होंने जजिया टैक्स हटा दिया जो गैर मुसलमानों पर लगता था। फिर 1575 में इबादत खाना बनवाया जहां हर धर्म के विद्वान आके बहस करते थे। ये सब उनकी गहरी दार्शनिक सोच को दिखाता है। अकबर की इस मिलीजुली सोच का एक जीता जागता सबूत भी है उनकी शानदार नई राजधानी फतेहपुर सीकरी, जिसका मतलब है विजय का शहर। एक इतिहासकार हुए जेम्स फर्ग्यूसन, उन्होंने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी। फतेहपुर सीकरी एक महान व्यक्ति के मन का प्रतिबिंब था। मतलब जैसा अकबर सोचते थे वैसा ही उन्होंने शहर बनवाया। इस शहर की हर ईंट, हर पत्थर उनकी कहानी कहता है। वहां के बुलंद दरवाजे को देखिए जिसमें फारसी स्टाइल है, या फिर जोधाबाई के महल को जिसमें राजपूत आर्किटेक्चर की झलक है। फतेहपुर सीकरी असल में पत्थर और गारे से बना उनके मिले जुले साम्राज्य का एक जीता जागता प्रतीक था। एक ऐसा सबूत जहां अलग अलग संस्कृतियां एक साथ घुल मिल रही थीं। और अब हम पहुंचते हैं अकबर की इस एकता की खोज के सबसे ऊंचे और हां, सबसे विवादित मुकाम पर, उनकी रचना दीन-ए-इलाही। यहीं पर आके इतिहासकार भी बन जाते हैं। क्या ये वाकई एक नया धर्म था, एक सच्ची आध्यात्मिक खोज थी, या फिर ये साम्राज्य के प्रति वफादारी पक्की करने के लिए एक बहुत ही चालाक राजनीतिक चाल थी? इसे समझने के लिए देखिए कि ये पारंपरिक इस्लाम से कितना अलग था। दीन-ए-इलाही को मानने वालों को शपथ लेनी पड़ती थी कि वो अपनी संपत्ति, अपनी जान, अपना सम्मान और यहां तक कि अपना धर्म भी सब कुछ बादशाह के लिए कुर्बान कर देंगे। ये बादशाह के प्रति पूरी तरह से वफादारी की मांग थी। और इसकी जो नैतिक संहिता थी, मतलब जो अच्छी आदतें थीं, वो भी कई धर्मों का एक मिश्रण थी।
इसमें इस्लाम, हिंदू धर्म, जैन धर्म और पारसी धर्म सभी के सिद्धांत शामिल थे, जैसे उदारता, माफ कर देना और दुनियावी इच्छाओं से दूर रहना। ये अकबर की उस सोच का चरम था जहां सब कुछ एक हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अकबर का ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, उसका आखिर में हुआ क्या? क्या वो कामयाब रहा और कितना टिका? सच तो ये है कि अकबर ने जो प्रशासनिक और सांस्कृतिक ढांचा तैयार किया था, जो ब्लूप्रिंट बनाया था, वो इतना मजबूत था कि मुगल साम्राज्य की स्थिरता और लंबी उम्र का वो एक बहुत बड़ा कारण बना। उनकी बनाई नींव वाकई में बहुत गहरी और स्थायी साबित हुई। लेकिन जैसा कि होता है, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक कमजोर शासक आए और आपसी झगड़ों ने उस शक्तिशाली साम्राज्य को खोखला कर दिया, जिसे अकबर ने इतनी मेहनत से बनाया था। देखते ही देखते लगभग 50 सालों में ही सब बिखर गया। तो आखिर में अकबर को हम किस तरह याद रखें? एक दूरदर्शी जो अपने समय से बहुत आगे की सोचता था, एक चतुर राजनीतिज्ञ जिसने सत्ता को मजबूत करने के लिए हर दांव खेला, या एक विधर्मी जिसने पुरानी परंपराओं को चुनौती दी? शायद वो ये तीनों ही थे, और उनकी विरासत आज भी उतनी ही जटिल और बहस का विषय है जितना बड़ा उनका साम्राज्य था।